हमने बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट की थी। क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? बिजनेस की सारी एसेट्स बिजनेस की दो लायबिलिटी के बराबर होता है बेटा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। अगर मैं कहता हूं बेटा बिजनेस की सारी एसेट्स किसके बराबर होती है? लायबिलिटी प्लस, तो यहां लायबिलिटी का मतलब कौन सी लायबिलिटी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और वो कौन सी लायबिलिटी है बिजनेस की? इंटरनल लायबिलिटी। यानी कहने का मतलब है कि हम जितने मर्जी एग्जांपल्स ले ले बेटा, बिजनेस की एसेट्स हमेशा इन दो लायबिलिटी के बराबर आएंगी, ना इससे कभी कम और ना इससे कभी ज्यादा। अब हमें ट्रांजैक्शंस लेनी है, एग्जांपल्स लेने हैं और ये बार बार प्रूव करना है कि बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल होगी, एसेट्स हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होंगे। क्लियर? अब देखो कोई भी बिजनेस बेटा दो तरीके से चीजें खरीद सकता है। या तो वो चीज खरीदेगा बेटा जिसके अंदर वो ट्रेड कर रहा है, लाइक अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर का है तो मैं फर्नीचर आइटम्स खरीदूंगा, राइट, सोफा, बेड, टेबल, चेयर्स, ये सारी चीजें। तो फर्नीचर वाले बिजनेस के लिए फर्नीचर की जितनी भी आइटम है ना बेटा, वो उसके लिए गुड्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? गुड्स। ठीक है। और गुड्स जब भी आप खरीदोगे तो एसेट्स में आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? स्टॉक। नाम सुनते हो ना बार बार, स्टॉक कितना है, इस बिजनेस के पास कितना स्टॉक है, इस बिजनेस के पास कितना स्टॉक है। स्टॉक मतलब वो गुड्स जो उसे बेचनी है। यानी जिस भी बिजनेस के अंदर हम जिन चीजों के अंदर ट्रेड करते हैं वो आइटम सारी हमारे लिए क्या है? गुड्स है बेटा। अब स्टेशनरी वाली शॉप के लिए गुड्स क्या होंगी? स्टेशनरी आइटम्स सारी गुड्स होंगी। बट अगर स्टेशनरी वाला दुकानदार एक सोफा बाय करता है और सोफा रख देता है तो वो उसके लिए गुड्स है या उसके लिए वो फिक्स एसेट है? फिक्स एसेट्स है। अगर एक बेटा फर्नीचर वाला एक टीवी खरीदता है और टीवी अपनी शॉप पे लगा देता है तो उसके लिए वो एक फिक्स एसेट है या उसके लिए गुड्स है? फिक्स एसेट्स है। तो गुड्स किसके लिए है? टीवी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए टीवी क्या है? गुड्स है। और सोफा किसके लिए है? गुड्स फर्नीचर बिजनेस के लिए। तो गुड्स खरीदोगे तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा और फिक्स एसेट्स खरीदोगे तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। ये क्लियर है आपको? फिक्स एसेट्स में कोई भी चीज आ सकती है बेटा जिसका हम एक साल से ज्यादा तक यूज करेंगे। गुड्स वो आइटम्स हैं जिसका हम ट्रेड करते हैं, हमने खरीदी हैं बेचने के लिए। क्लियर? अब बात बताओ, आपने मान लो बेटा 50,000 की आइटम खरीदी, मेरी स्टेशनरी की शॉप है और हमने 50,000 की स्टेशनरी खरीद ली। क्या अभी पता लगेगा लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस और प्रॉफिट कब पता लगेगा? जब इन आइटम्स को हम सेल करेंगे। अगर मैंने एक पेन बेटा 5 रुपए का खरीदा और 10 रुपए में बेच रहा हूं तो प्रॉफिट पता लगेगा ना। आज मैंने 5 रुपए का खरीद के अपने पास रख लिया और मैं आपको नहीं बता रहा ये कितने का बिकेगा, तो क्या बता सकते हो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? नहीं। अगर मैंने बेटा स्टॉक खरीदा है तो ना तो अभी मेरा ये लॉस ना अभी मेरा ये प्रॉफिट। लॉस और प्रॉफिट तो एट द टाइम ऑफ सेल पता लगेगा। क्लियर? तो जब भी आप बेटा गुड्स खरीदोगे तो इसके अकाउंटिंग इक्वेशन में ना दो इंपैक्ट होंगे। क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन? एक बार ऊपर लिख लें। क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन? साइड में लिख लेते हैं छोटा सा। बिजनेस की एसेट्स किसके बराबर होती हैं? लायबिलिटी प्लस कैपिटल की। यहां लिख लेते हैं। लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है बिजनेस की सारी एसेट्स। आपने बेटा स्टॉक खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। स्टॉक, जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो आपके गोडाउन में स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, माल बढ़ जाएगा ना। तो माल बताओ तुम्हारी एसेट है या लायबिलिटी है? जो माल खरीदा है आपने, एसेट। हमारी दुकान में माल पड़ा है वो हमारी क्या है? एसेट है। तो एक तो एसेट्स में इंपैक्ट आएगा बेटा, आपकी एसेट्स बढ़ जाएंगी स्टॉक के नाम से। किस नाम से बढ़ जाएंगी? स्टॉक। एसेट्स के अंदर बेटा स्टॉक प्लस हो जाएगा जब भी आप गुड्स को खरीदोगे। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा?
अगर आप मार्केट से गुड्स खरीदते हैं, आपकी स्टेशनरी की शॉप है, तो आप स्टेशनरी की आइटम खरीदोगे तो दुकान में स्टॉक बढ़ जाएगा, आपकी एसेट बढ़ गई बिजनेस के अंदर। तो और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? अभी लॉस और प्रॉफिट तो बेटा कुछ है नहीं, मैंने आपको बताया लॉस प्रॉफिट कब पता लगेगा? जब माल को बेचेंगे। तो कैपिटल का तो कोई लेना देना आएगा नहीं इस पॉइंट में, राइट। और कहां इफेक्ट आएगा? लायबिलिटी में। डिपेंड करता है बेटा, अगर आप मार्केट से माल खरीदो और उसकी पेमेंट कर दो साथ के साथ, तो दूसरा इफेक्ट कैश पे आएगा। किस पे आएगा? कैश माइनस हो जाएगा, यानी एसेट में स्टॉक बढ़ जाएगा और एसेट में कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप गुड्स को बाय करते हो उधार पे, किस पे करते हो? उधार, OR, कैश में नहीं करते, उधार पे करते हो, जिसको हम क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं बेटा। उधार पे खरीदोगे तो क्या अभी पैसे जाएंगे आपके? आप बताओ बेटे, अभी तो पैसा नहीं जाएगा ना। उधार पे माल लेके आए हैं, स्टॉक आएगा या नहीं आएगा? बेटा स्टॉक हर केस में आएगा या उधार के केस में ही आएगा? कैश परचेज में भी स्टॉक आ रहा है, क्रेडिट परचेज में भी स्टॉक आ रहा है, माल तो आएगा ही आएगा। कैश में लाओगे तो पैसे कम हो जाएंगे और उधार पे लाओगे तो पैसे कम। तो फिर क्या होगा? अगर पैसे कम नहीं होंगे तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी? जिसका नाम है बेटा क्रेडिटर्स। हमारी लायबिलिटी में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स को हिंदी में कहते हैं लेनदार। क्या बढ़ जाएंगे हमारे? लेनदार। जिससे उधार पे माल खरीदा है वो लेनदार है या नहीं है? लेनदार मतलब उन्होंने हमसे पैसा लेना है या नहीं लेना है, वो हमारे कौन है? लेनदार। उन्होंने हमारा पैसा, हमसे पैसा लेना है, तो इसलिए क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएंगे बेटा। क्लियर? लायबिलिटी कब क्रिएट होगी बताओ? कैश में माल खरीदेंगे तब या उधार में माल खरीदेंगे तब? उधार में माल खरीदेंगे तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, कैश में माल खरीदेंगे तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, कैश कम होगा। दोनों में कोई डाउट आपको? पक्का? आर यू श्योर? हाँ जी। बनाने क्यों है? वो तो एक बर्डन की तरह हो जाएगा बेटा, खरीदने पड़ते हैं। अब एक बात बताओ, आप बिजनेस में उधार नहीं करोगे तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। बिजनेस कभी भी कैश बेसिस पे नहीं चलता। 99% बिजनेसेस उधार पे चलते हैं, चाहे 2 महीने की उधार हो, बट उधार तो करते हैं। आप अपने पापा से पूछ के देखो, क्या फादर आपके बिजनेस में है तो उधार चलती है पापा? वो कहेंगे सारा ही काम उधार का है। बट ऐसा नहीं है कि सारे बिजनेस बेटा उधार के होते हैं, कैश बिजनेस भी होते हैं, प्योर कैश भी होते हैं, कुछ 1 रुपए की उधार नहीं करते, बट कई बार मजबूरी है। इतना क्लियर है आप लोगों को? पक्का? अब आती है बात फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स अगर आप खरीदोगे बेटा, लाइक फर्नीचर खरीदोगे, तो फर्नीचर के नाम से एसेट आएगी या गुड्स के नाम से एसेट आएगी? गुड्स के लिए एसेट कब आएगी? जब आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो। आपके बिजनेस की नेचर है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आपका किस चीज का बिजनेस है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। बट आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं खरीद रहे, आप बेटा फर्नीचर खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो? तो बताओ, फर्नीचर आएगा एसेट में या गुड्स आएंगी? फर्नीचर, गुड्स कब आते हैं? गुड्स किसको कहते हैं? किसको माना था हमने बेटा गुड्स? जिस चीज में हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। जिस चीज का हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। हमारा बिजनेस हम एज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस फर्नीचर खरीद रहा है, सोफा खरीद रहा है, क्या उसकी गुड्स है? अगर आप गुड्स वर्ड यूज करते हो इसका मतलब उसका सोफे बेचने का काम है क्या? उसका सोफा बेचने का काम नहीं है। अगर वो सोफा बाय कर रहा है, इट मींस वो फर्नीचर बाय कर रहा है। ठीक है बेटा, अगर वो गुड्स खरीद रहा होता तो बोलता गुड्स बाय करेंगे। यहां पे क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? क्या बाय किया? फर्नीचर। तो फर्नीचर ही आएगा। हम एज्यूम करेंगे हमारा बिजनेस फर्नीचर का नहीं है। अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर का होता तो मैं कभी ये नहीं कहता फर्नीचर बाय किया, मैं कहता गुड्स बाय करें। अगर मैं फर्नीचर बाय करने के लिए कह रहा हूं, इट मींस मेरा फर्नीचर का काम नहीं है। तो एसेट्स इंक्रीज होंगी बेटा, और एसेट्स में क्या नाम आएगा? क्या खरीदा आपने? फर्नीचर। क्लियर है? फर्नीचर। अब बताओ दूसरा इफेक्ट वही है, कैश में खरीदोगे तो क्या होगा? नहीं, कैश में खरीदोगे तो पैसा दे के आओगे तो लायबिलिटी क्रिएट होगी? नहीं होगी ना। क्या होगा फिर? कैश कम हो जाएगा।
कैश कम हो जाएगा। और बेटा उधार में, और लगा रहा हूं, उधार में खरीदोगे तो क्या कैश कम होगा? फिर कैश कम नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और लायबिलिटी में इस बार ना क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्रेडिटर स्पेसिफिकली बेटा गुड्स के लिए है। किसके लिए? गुड्स के लिए। लेकिन आएगी लायबिलिटी, उसको नाम देंगे पेबल फॉर फर्नीचर। ठीक है, पेबल फॉर, या ट्रेड पेबल भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, ये कैश के लिए है, वो उधार के लिए। कैश के लिए तो कैश कम हो जाएगा, उधार में खरीदोगे तो लायबिलिटी क्रिएट होगी। क्लियर? इन दोनों केसेस में बेटा अगर आप चाहे गुड्स खरीदो चाहे फिक्स एसेट्स खरीदो, कैश में खरीदोगे तो कैश ही माइनस होगा। बट अगर कैश ना खरीद के उधार में खरीदते हो तो इस केस में एक लायबिलिटी क्रिएट होगी जिसका नाम क्या है? क्रेडिटर्स। उस केस में भी लायबिलिटी क्रिएट होगी, लेकिन क्रेडिटर्स नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे ट्रेड पेबल्स या पेबल फॉर फर्नीचर। क्लियर है आप लोगों को? पक्का? अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट डाल सकते हो। एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो। पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। हो गया? चलें आगे। चले बेटे, चलो बनाओ इसका। सबसे टॉपिक पे सबसे टॉप पे लिखेंगे टाइटल अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद फॉर्मेट बनाओगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, प्लस कैपिटल। इक्वेशन के नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना बेटा, उसके बाद लाइन खींचना, ताकि हमें हेडिंग भी डालने पड़ेंगे, बीच में हेडिंग डाल पाए। ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। इसका मतलब क्या है? मालिक ने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया? 50,000। तो बिजनेस के हिसाब से सोचो बेटा, बिजनेस के पास तो कैश आएगा ना, और कैश बिजनेस के लिए क्या है? एक एसेट है। तो आप पहले पर्टिकुलर लिखो, यहां पर्टिकुलर लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एसेट में बेटा ये पूरा कॉलम ना एसेट का है, देखो ये पूरा हिस्सा एसेट का है। तो एसेट के नीचे पहला हेडिंग मैं खोल रहा हूं कैश। ठीक है, एसेट्स के बिल्कुल नीचे खोलना जरूरी नहीं है, ये पूरा कॉलम इक्वल टू तक ना एसेट्स का है। तो स्टार्टिंग में मैंने पहला कॉलम किसका खोल दिया? कैश। कितना कैश आएगा बिजनेस के पास? 50,000। बिजनेस ने अपने ओनर से 50,000 रुपए का कैश लिया है, तो बिजनेस के पास 50,000 कैश आएगा। कैश बिजनेस के लिए एक एसेट है बेटा। बताओ ये पैसा किससे आया है? कैपिटल। ओनर से। ओनर किसको रिप्रेजेंट करता है? लायबिलिटी को या कैपिटल को? कैपिटल को। तो लायबिलिटी में बेटा लिख दो 0 और कैपिटल में कर दो 50,000। बिजनेस की ये एक इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट हो गई जिसका नाम है कैपिटल। इक्वेशन इक्वल है, दोनों तरफ 50,000 रुपीज है, इट मींस अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है। अब आएगा ट्रांजैक्शन नंबर 2। देखो क्या है ट्रांजैक्शन नंबर 2? परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000।
30,000। अब इसने ये नहीं बताया कि 30,000 रुपए का माल जो खरीदा है वो उधार पे है या कैश में खरीदा है। इसने तो बोल दिया परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000। 30,000 का माल खरीदा। जब तक बेटा या तो क्रेडिट वर्ड यूज ना करे या सामने वाली पार्टी का नाम ना दे। अगर क्वेश्चन इसमें बोल देता फ्रॉम मोहन, मोहन से माल खरीदा, तो हम उसको उधार मान लेते। अब आप कहोगे सर ये रटवा रहे हो, ऐसा क्यों होता है? अच्छा एक बात बताओ, आप मार्केट जाते हो, सामान बाय करके लाते हो, गए होगे मार्केट में, जब आप पैसे देके माल खरीद के लाते हो तो घर आके नाम लिखते हो किससे लाए हैं? कोई मतलब नहीं, सामान ले आए, पैसे दे दिए, हमें क्या लेना देना। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप उधार पे लाते माल, मार्केट से किसी दुकानदार से उधार पे माल लाते, तो घर आके नाम लिखते या नहीं लिखते? क्यों लिखते? क्योंकि हमने उसका क्या देना है? पैसा देना है। हमें याद रहना चाहिए कि इस पार्टी से इतने रुपए का माल उधार पे लाए थे, इसके पैसे देने हैं। तो सामने वाली पार्टी का नाम 100% लिखा जाएगा बुक्स के अंदर अगर वो उधार में लाएंगे तो। और बेटा कैश में तो पता नहीं किस किस से हम माल खरीदते रहते हैं, सबका नाम थोड़ी लिखेंगे। एक स्टेशनरी की दुकान पे एक रजिस्टर ले आए 50 रुपए का, तो घर आके लिखोगे इस स्टेशनरी दुकान से लाए थे? नो। तो इसमें नाम नहीं दिया ना, इट मींस ये कौन सी परचेज होगी फिर? कैश वाली। इसमें बताया ही नहीं कहां से माल आया। इसका मतलब हम क्या दे आए होंगे? पेमेंट करके आ चुके होंगे, हम पैसों में खरीद के लाए होंगे माल। बेटा तो क्या खरीदी है आपने बताओगे? फिक्स एसेट्स खरीदी है या स्टॉक खरीदा है? गुड्स। गुड्स मतलब बिजनेस में क्या बढ़ेगा? स्टॉक। स्टॉक एक एसेट है बेटा या स्टॉक एक लायबिलिटी है? स्टॉक क्या है? एसेट। स्टॉक को कैश के हेडिंग में लिख दूं बेटा, या स्टॉक के लिए एक नया हेडिंग होना चाहिए? एक नई एसेट है ना, पहले पर्टिकुलर लिखो यहां पे, परचेज गुड्स, बस। एक नई एसेट लिख लो, स्टॉक। ऊपर कैश के आगे प्लस करके स्टॉक डाल दो बेटा। डाल दिया। अब मुझे बताओ फर्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टॉक का नाम था? पहली ट्रांजैक्शन में नहीं था ना। प्लस 50,000 के आगे प्लस करके जीरो कर दो। पहली ट्रांजैक्शन में स्टॉक था ही नहीं बेटा, वहां जीरो कर लेते हैं ताकि एक जैसा दिखे ना, बिल्कुल। अब आओ दूसरी ट्रांजैक्शन में, बताओ जो आपने स्टॉक खरीदा है, पैसे आएंगे या जाएंगे उसकी वजह से? कैश बढ़ जाएगा या कम होगा बेटा? हमारा कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। माइनस करो कैश के नीचे 30,000, 30,000 रुपए माइनस कर दो कैश के नीचे, पैसे कम होंगे बेटा। स्टॉक प्लस होगा माइनस होगा? स्टॉक बढ़ जाएगा बेटा। स्टॉक के नीचे 30,000 लिख दो। अब बताओ लायबिलिटी जनरेट होगी क्या हमारी? लायबिलिटी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पैसा दे आए हम, हमारी कोई उधार। लायबिलिटी के नीचे अगेन जीरो लिख दो। कैपिटल का कोई लेना देना है अभी मालिक का? मालिक का लेना देना कब होगा बेटा? क्या बताया था? जब भी हम माल खरीदते हैं तो मालिक का लेना देना तब होगा जब या तो लॉस होगा या, और लॉस और प्रॉफिट कब पता लगेगा? माल खरीदते वक्त नहीं, माल को सेल करते वक्त। अभी ओनर को जीरो कर दो। इस ट्रांजैक्शन के लिए ओनर जीरो है। प्लस 50,000 के नीचे जीरो लिख देना बेटा, 50 मत कर लिख देना, जीरो। अभी ओनर का कोई काम नहीं है बेटा। ये इक्वेशन समझ में आई आपको? अब दो ट्रांजैक्शन करने के बाद इन दोनों का टोटल लगाओ और देखो क्या इक्वल आ रही है। टोटल का नाम दोगे आप न्यू इक्वेशन। नई इक्वेशन बनाते हैं हम। देखो कैश कितना रह गया आपके पास? 50,000 कैश था, 30,000 माइनस हो गया। 50 में से 30 माइनस करो, कितना रह गया? 20। 0 प्लस 30, स्टॉक कितना रह गया? 30। लायबिलिटी 0 प्लस 0 0। कैपिटल पहले 50 थी फिर 0 थी, तो 50 प्लस 0 50,000। दोनों ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2 टोटल करते जाओ बेटा हर हेडिंग का। ऐसा करने से दोनों साइड बराबर हैं, देख लो। क्या ऐसा करने से बेटा दोनों साइड बराबर हैं? इधर भी 50 और उधर भी 50, यानी हमारी इक्वेशन अभी भी मैच हो रही है। क्लियर?
यस, आपको क्लियर बेटे? तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फ्रॉम राम। राम से आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा है उधार में, नाम दिया है ना। अब पार्टी का नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये 100% क्या पाएगी? उधार। क्लियर है? तो बताओ स्टॉक आएगा या जाएगा? स्टॉक आएगा पर कैश नहीं जाएगा। लिखो, पहले पर्टिकुलर लिख लो। परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम से आपने 10,000 रुपीज का माल खरीदा, इट मींस उधार होगी। तो बताओ पैसे आएंगे या जाएंगे? पैसे नहीं जाएंगे पर स्टॉक बढ़ेगा। ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, क्योंकि उधार है अभी। तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा बेटा, खरीदा है तो गोदाम में माल आएगा, आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, राइट। लायबिलिटी क्रिएट होगी क्या? होगी। लायबिलिटी क्रिएट होगी। कैपिटल में लायबिलिटी आएगी या लायबिलिटी में? लायबिलिटी में क्या नाम रखूंगा? उधार पे माल खरीदा है बेटा, क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल्स या पेबल फॉर फर्नीचर, उसके लिए लिखा जाता है। अगर आपने गुड्स खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं, तो पर्टिकुलरली हमारे लेनदार है। वो कौन है? लेनदार। क्रेडिटर्स के अंदर आएगा बेटा। 10,000 की लायबिलिटी क्रिएट कर दो, उधार में माल खरीदा है आपने, और कैपिटल में अभी भी 0 कर दो, क्योंकि ना तो अभी मेरे को लॉस है ना भी प्रॉफिट है। लॉस प्रॉफिट होगा तो देख लेंगे। न्यू इक्वेशन, कैश आपका अगेन 20,000 ही है, स्टॉक बढ़ के 40,000 हो गया, लायबिलिटी 10,000 हो गई, कैपिटल 50 ही है। देख लो दोनों साइड बराबर है या नहीं है? बराबर। पक्का? बताओ इक्वेशन चेंज हो गई या नहीं हो गई? नाउ इट इज चेंज्ड। पहले 50-50 थी दोनों तरफ, 60-60 हो गई है। पहले दोनों साइड कितनी थी? 50,000। अब दोनों की वैल्यू कितनी होगी दोनों साइड? 60,000। तो इक्वेशन चेंज तो हो गई, बट ब्रेक का मतलब अनइक्वल होना। अनइक्वल नहीं हो सकती कभी भी, चेंज हो सकती है वैल्यूज, ये हमेशा इक्वल आएगी। अगर अनइक्वल आ जाए तो समझ लेना तुमने कुछ गलती कर दी। क्लियर? क्या था फोर्थ पॉइंट? पढ़ो। परचेज कंप्यूटर फॉर ₹48,000 in cash. ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज कंप्यूटर परचेज कर लिया आपने। बताओ कैश में खरीद किया है उधार में किया है? कैश कैश आएगा या जाएगा? जाएगा। 14,000 माइनस कर दो। अगर बेटा कंप्यूटर खरीदोगे तो पैसे जाएंगे, इसलिए कैश में से माइनस। स्टॉक आएगा या जाएगा? आएगा। बेटा स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है, मैंने गुड्स नहीं खरीदे। अगर गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक है, बट गुड्स के अलावा अगर फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, व्हीकल्स ये खरीदोगे तो क्या है? एसेट है। तो बेटा कंप्यूटर को आप ये नहीं कह सकते कि स्टॉक आया है। स्टॉक का नाम कब आएगा? जब गुड्स आएंगे। कंप्यूटर गुड्स नहीं है। अगर गुड्स खरीदेंगे तो क्वेश्चन गुड्स बोलेगा बेटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कंप्यूटर वर्ड यूज कर रहा है तो समझ लेना हमारा बिजनेस कंप्यूटर का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नहीं है हमारा, ठीक है। तो एक नई एसेट क्रिएट करो, कंप्यूटर। कंप्यूटर बेटा एक नई एसेट है, कंप्यूटर भी तो एसेट है बिजनेस की। अब कंप्यूटर तो अब 4 ट्रांजेक्शन में आया ना, पहले तो कंप्यूटर था ही नहीं, या था? नहीं था ना। तो +0 करो सारे में ऊपर। एक नया कॉलम खोलने के लिए इक्वल तो करके रखना पड़ेगा ना। ऊपर +0 खोल दो कंप्यूटर को।
सॉरी, इस बार तो कंप्यूटर आएगा ना। कितने का खरीदा कंप्यूटर? 14,000। कंप्यूटर में 14 लिख दो, बाकी 0 0। कंप्यूटर खरीदना बिजनेस का लॉस नहीं है, राइट? इसलिए वो कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आया। कंप्यूटर एक फिक्स एसेट है बेटा, लॉस 1 साल के खर्चे होते हैं, ठीक है? कंप्यूटर 1 साल का खर्चा नहीं है। अगेन नई इक्वेशन बनाओ, क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन है इसलिए इसको फाइनल लिख दो, फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन सेम ही आएगी। 20 में से 14 माइनस कर दो, 6000 कैश रह गया आपके पास, 40,000 का स्टॉक पड़ा है आपके पास, 14,000 का कंप्यूटर है आपके पास, लायबिलिटी 10,000 की है, कैपिटल 50,000 की है। तो दोनों साइड कितनी कितनी है? दोनों साइड अभी भी कितनी कितनी है बेटा? 60,000 और 60,000। अगर मैं ये देखूं टोटल एसेट्स कितने की है? 60, तो ऐसे लिखो 60। टोटल लायबिलिटी कितनी की है? 60। समराइज कर दिया लास्ट में, 60 ये लो, हैंड्स प्रूव्ड। 60,000 इज इक्वल टू 60,000। बिजनेस की एसेट्स बिजनेस की दोनों लायबिलिटी के बराबर है। क्लियर? नेक्स्ट लिखे क्वेश्चन, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट, started business with cash rupees 3 lakh and machine of rupees 90,000। 3 लाख रुपए का कैश लगाया ओनर ने बिजनेस के अंदर, 90,000 की एक मशीन भी दे दी। बॉट गुड्स फॉर रुपीज 60,000 ऑन क्रेडिट। उधार पे 60,000 का माल खरीदा। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीनरी। मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 100, 100 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। लिख लो बेटे क्वेश्चन को। ये बॉट है बेटा, BOUGST। क्या? आउटस्टैंडिंग, O/S, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा पेंडिंग, अभी तक जिसकी पेमेंट नहीं हुई।
कर लिया नोट डाउन? बनाओ फॉर्मेट। हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर का कॉलम स्किप कर लेते हैं अभी, क्योंकि पर्टिकुलर तो सेम है जो क्वेश्चंस में लिखना है। हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, तो मैं आपको करा देता हूं एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पर्टिकुलर का कॉलम बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है? या बना ही लो, कितना टाइम लगेगा, वरना तुम्हारी आदत ऐसी पड़ जाएगी फिर तुम भी स्किप करना स्टार्ट कर दो। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बिजनेस की एसेट्स, बिजनेस की लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, started a business with cash and machine। बेटा कैश और मशीन के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, इट मींस क्वेश्चन ने बोला है बिजनेस स्टार्ट किया, 3 लाख रुपए का कैश लगाया, मालिक ने अपने बिजनेस में 90,000 की एक मशीन दी, तो बिजनेस के पास 2 एसेट आई है बेटा। ओनर से कितनी एसेट आई है? 2, एक कैश मिला है बिजनेस को और एक मशीन, तो ये तो बिजनेस की दोनों एसेट हो गई। तो एसेट साइड में खोलो बेटे, एसेट्स में एक कैश का कॉलम खोलो प्लस एक मशीन का कॉलम खोलो। कैश प्लस मशीन, 3 लाख रुपए का कैश आया पहली ट्रांजैक्शन में बिजनेस के पास बेटा, 90,000 रुपीज की मशीन आई है बिजनेस के पास। बताओ ये किससे आई है? 3,90,000 का सामान किससे आया है? ओनर से। तो बेटा ओनर के अकाउंट में प्लस करोगे आप लोग, लायबिलिटी में मत लिखना। 3,90,000 दोनों का अमाउंट प्लस करके कैपिटल में डाल दो, क्योंकि मालिक से मिला है ये पैसा, इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस की। क्लियर? पॉइंट नंबर 1, एसेट्स प्लस, एसेट्स में 2 हेडिंग आएंगे, कैश प्लस मशीन। दूसरा पॉइंट क्या है? बॉट गुड्स फॉर ₹60 ऑन क्रेडिट, उधार पे माल खरीदा है, तो बेटा माल खरीदोगे तो एसेट में किस नाम से आएगा? स्टॉक। लिखो बॉट गुड्स, गुड्स खरीदे हैं तो बेटा एक नई एसेट का नाम आएगा जिसका नाम है स्टॉक। स्टॉक पहली ट्रांजैक्शन में 0 था तो प्लस करके 0 कर दो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में प्लस 0 कर दो। अब बताओ स्टॉक उधार में खरीदा है या पैसे देके? ऑन क्रेडिट है ना, तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश के नीचे 0, मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। कितने का था स्टॉक? 60,000 स्टॉक के नीचे लिख दो बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में उधार पे माल खरीदा है, इसलिए ना तो कैश जाएगा और ना मशीन का तो कोई चक्कर है ही नहीं। अब लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्या नाम है लायबिलिटी का? उधार पे खरीदोगे माल तो क्रेडिटर्स जनरेट हो जाएंगे। अभी मालिक का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ अभी। न्यू इक्वेशन, कैश आपका 3 लाख की है आपके पास, अभी कुछ नहीं बिगड़ा कैश का, मशीन का भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, 90 की है, स्टॉक 60,000 आ गया, लायबिलिटी 60 आ गई, और कैपिटल 3,90,000 जो पहली ट्रांजैक्शन में थी वही है, दूसरे में तो कोई फर्क था नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 3,
एनी डाउट? ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे जाने से पहले इसमें किसी को कोई डाउट? चले, ट्रांजैक्शन नंबर 3 में कह रहा है बेटा डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीन। मशीन कितने की आई थी बिजनेस के पास? 90 की। 90 का 10% डेप्रीसिएशन है तो कितने परसेंट? 10% कितना हो गया? 9000। 90,000 का 10% 9,000। 9,000 रुपए डेप्रीसिएशन लगा है। तो डेप्रीसिएशन मुझे बताओ बेटा, मशीन की वैल्यू कम होगी या मशीन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी? डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है बेटा मशीन को यूज करने के कारण एक साल में, 1 ईयर में बिजनेस के अंदर एसेट की वैल्यू कितनी कम हुई। राइट। अब एसी अगर मैं यूज कर रहा हूं तो एसी की कॉस्ट कम होगी नहीं होगी? दैट इज डेप्रीसिएशन। मशीन से माइनस होगा। आओ क्वेश्चंस पे आओ, यहां लिखो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन। अच्छा बताना बेटा, मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन से कैश जाएगा? कैश कहां जा रहा है बेटा? आप बेंच यूज कर रहे हो तो क्या मेरा कहीं पैसा जा रहा है बेंच यूज करने का? नहीं, इसकी वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है तो बेटा कैश सेम रहेगा बट मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी अगर मशीन को यूज करोगे तो। मशीन के नीचे माइनस करना पड़ेगा आपको। अगर मशीन को यूज करोगे तो मशीन का वो डेप्रीसिएशन है बेटा, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। अब बताओ डेप्रीसिएशन का मतलब मशीन की वैल्यू कम होना, 1 साल में वैल्यू कम होना या 10 साल में वैल्यू कम होना? 9,000 1 ईयर। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना 1 साल में। राइट। अब 1 साल में बेटा 9,000 रुपए कम हो गई, इट मींस ये बिजनेस का लॉस है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताए थे बिजनेस के सारे 1 साल के खर्चे होते हैं, वो बिजनेस के क्या होते हैं? लॉस। 1 साल वाले खर्चे। इट मींस कौन से खर्चे? कैटेगरी बताओगे तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कौन से एक्सपेंडिचर? बिजनेस के सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मैंने एग्जांपल लिया था ना, तो डेप्रीसिएशन को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखवाया था मैंने आप लोगों को। तो डेप्रीसिएशन भी एक क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि 1 साल का खर्चा है। तो सारे बिजनेस के लॉसेस कहां से माइनस होने चाहिए? कैपिटल से। 9,000 रुपीज बेटा वहां माइनस करोगे, क्योंकि बिजनेस में ये 1 साल का एक्सपेंस है। न्यू इक्वेशन, कैश आपका 3 लाख की है, स्टॉक 81,000 रह गया बेटा, नहीं मशीन की वैल्यू 81,000 रह गई, 60,000 का स्टॉक पड़ा आपके पास, लायबिलिटी भी 60,000 ही है, कैपिटल 3,81,000 हो गई। कैपिटल बेटा कम हो गई, मालिक का पैसा बिजनेस में कम हो गया क्योंकि बिजनेस ने लॉस किया है। मशीन की वैल्यू कम होना बिजनेस के लिए लॉस है 1 साल में। क्लियर? आप बताओ 4th पॉइंट क्या है? सैलरी ऑफ रुपीस 10,000। 10,000 की सैलरी पे करी। सैलरी बताओ बिजनेस में 1 साल का एक्सपेंस होता है या 10 साल का? 1 साल। सैलरी तो बेटा 1 साल का एक्सपेंस होता है ना, और 1 साल के सारे एक्सपेंसेस बिजनेस के क्या है? लॉस। कैश आएगा या जाएगा सैलरी पेड से? कैश से माइनस करो। 10,000 की सैलरी है, 10,000 रुपए माइनस करो कैश से बेटा, कैश जाएगा और बेटा कैपिटल से माइनस होगा। कैपिटल से माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बिजनेस में 1 साल का एक्सपेंडिचर है और बिजनेस के सारे 1 साल के खर्चे लॉस माने जाते हैं और बिजनेस के सारे लॉस कैपिटल से जरूर माइनस होते हैं। क्लियर? जो भी बिजनेस में 1 साल का खर्चा होगा वो कैपिटल से माइनस करना है बेटा, क्योंकि पर ट्रांजैक्शन हम इफेक्ट काउंट कर रहे हैं। क्लियर? और पैसे तो जाएंगे, पेड है, पेड मतलब अपने आप में दे दिया पैसा। दोबारा टोटल लगाओ। न्यू इक्वेशन 2
2,90,000 कैश रह गया आपका, 81,000 की मशीन है, 60,000 स्टॉक है, लायबिलिटी भी 60 ही है, कैपिटल कम होगी दोबारा 3,71,000 रह गई बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 5, ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है? Outstanding salary. आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पेंडिंग। पेंडिंग मतलब हमने अपने एम्प्लॉय से काम तो करवा लिया बट उसकी पेमेंट, एक बात बताओ, पेमेंट नहीं करी वो एक अलग बात है। अगर आपने बेनिफिट ले लिया तो ये बिजनेस का लॉस है या नहीं है? बिजनेस का एक्सपेंस तो है ना। अगर हमने अपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया दैट इज आवर एक्सपेंस, और बिजनेस के सारे एक्सपेंस क्या होते हैं? लॉस। और लॉस किसको भरने होते हैं? मालिक को। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बेटा कैपिटल से तो माइनस होगी ही होगी। क्या कैश से माइनस होगी? आउटस्टैंडिंग नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? पेंडिंग, अभी तक पेमेंट, तो बेटा पेमेंट ही नहीं करी तो कैश कहां से जाएगा? कैश कब जाएगा? जब सैलरी पेड होगी। सैलरी पेड थी तो कैश से माइनस किया, अब सैलरी पेड है या सैलरी आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग सैलरी से बेटा कैश नहीं जाएगा, जीरो रहेगा कैश में। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है आपने अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज की पेमेंट नहीं करी। अब बताओ, अगर आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज की पेमेंट नहीं करोगे तुम्हारी लायबिलिटी है या नहीं है? लायबिलिटी नहीं है? है। कौन सी लायबिलिटी है अगर एम्प्लॉय को पैसा नहीं दोगे तो? एक्सटर्नल। एक नई लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी बेटा आपको। तो लिखो, लायबिलिटी साइड में एक नया हेडिंग खोलेंगे आप लोग, क्रेडिटर के बराबर में आउटस्टैंडिंग सैलरी +0 +0। आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक हेडिंग खोल दो बेटा, +0 कर करके नीचे आ जाओ। +0 कर करके नीचे आ जाओ और 0 के नीचे सैलरी लिख दो, कितनी थी? 100 रुपए, और कैपिटल से 100 रुपए माइनस कर दो बेटा, क्योंकि बिजनेस में एक्सपेंस तो है ही ना। अगर आपने बेनिफिट ले लिया तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, और पेमेंट नहीं की इसलिए ये बिजनेस की लायबिलिटी भी है। ₹3,70,900, 3,70,900 आपकी बेटा कैपिटल रहेगी। दिस इज फाइनल इक्वेशन। अगेन अगर मैं इसको मैच करूं तो एसेट्स कितने की है मेरे पास? 350, 4,31,000। सारी एसेट 4,31,000 की हैं और सारी लायबिलिटी 4,31,000 की हैं। 431 इक्वल टू 431, हेंस प्रूव्ड। अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है आपकी। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो आपकी कल रहेगी क्लास। ठीक है, थैंक यू।